राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2026 गुरुवार। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका ये साल खुशियां लेकर आए और सभी जो तैयारी करने वाले हैं वो सभी सरकारी सेवा में सिलेक्ट हो, यही मैं कामना करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस की रिपोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन पर हम चर्चा करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। आप हमारी इतिहास, राजस्थान का इतिहास की क्लास चल रही है और इसके साथ ही क्रोनोलॉजी की भी क्लास चल रही है। जल्द ही क्रोनोलॉजी का राजस्थान का वीडियो मैं डाल दूंगा, आप वीडियो ज़रूर देखना। अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है नई पर्यटन नीति। लोंगेवाला वॉर म्यूजियम, श्रीमती तनोट माताजी मंदिर होंगे शामिल। डेजर्ट और मेवाड़ के बाद अब बनेगा शौर्य पार्क। नई पर्यटन नीति आई है 2025, उसमें जैसलमेर में एक नया शौर्य पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। इनमें लोंगेवाला वॉर म्यूजियम और तनोट माताजी मंदिर को शामिल किया जाएगा। ये बात थी इसमें। लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। फिर अगली न्यूज़ है फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता। राजस्थान ने जीती ओवरऑल चैंपियनशिप। भारतीय वुशु संघ के तत्वावधान में 9वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वुशु संघ के तत्वावधान में हुई है 9वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। इसमें राजस्थान की वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और राजस्थान ने ओवरऑल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता की ट्रॉफी जीती है। शांसु महिला वर्ग टीम विजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग की टीम है वो उप विजेता रही है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया। कौन है? हीरानंद कटारिया। तो ये था फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता, 9वां था, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में ये हुई है। फिर अगली न्यूज है जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी। राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? 51वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप कोलकाता में आयोजित हुई। 51वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? कोलकाता में। और इसमें राजस्थान की जूनियर बालिका कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सेमीफाइनल तक का सफर किया था। और फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजस्थान का सामना छत्तीसगढ़ से हुआ था, जिसमें राजस्थान 52-26 से जीता था, लेकिन सेमीफाइनल में हरियाणा से हार गई। राजस्थान की लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी निकिता बेहतरीन खेल के लिए बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट निकिता, राजस्थान की लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी सिंह गहलोत। तेजस्वी सिंह गहलोत। और वुशु संघ के कौन है? पिछली न्यूज हमने पढ़ी थी, हीरानंद कटारिया। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत। फिर चावल उत्पादन में भारत नंबर 1 पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 28% वैश्विक चावल उत्पादन में। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चावल का उत्पादन 15.2 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि चीन का कितना होगा? 14.6 करोड़ टन। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 100 करोड़ वे 10 साल में 6 गुना बढ़ गए। देश में ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर है वो 100 करोड़ को पार कर गए हैं। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर के मामले में चीन पहले नंबर पर है, वहाँ 110 से 130 करोड़ है। भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। फिर है एक लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च करने का प्रक्षेपण सफल हुआ है। डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने ये प्रक्षेपण किया है भुवनेश्वर, उड़ीसा से। प्रलय ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। 1 टन पेलोड के साथ 5 टन की यह मिसाइल 350 किमी की दूरी तय कर सकती है।
फिर है राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को अखबार पढ़ना अनिवार्य है। आजकल पता नहीं अखबार पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन हमारी टाइम में रोज़ाना अखबार की मुख्य मुख्य जो खबरें होती थी वो टर्न वाइज स्कूल के छात्र हैं वो प्रार्थना सभा में पढ़ते थे। अब शिक्षा सचिव का आदेश है कि प्रार्थना सभा में 10 मिनट का वाचन होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय की, खेलकूद की, आर्थिक सभी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो बच्चों को पता लगेगी। फिर अगली न्यूज है भूटान के गेंदबाज सोनम येसे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 के एक मैच में 8 विकेट लिए हैं। पुरुष T20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने यह उपलब्धि भूटान में एक मैच चल रहा था वहाँ पर म्यांमार के खिलाफ की। मैच कहाँ पर खेला गया? गेल्पो में। कहाँ? गेल्पो में। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट लिए। सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और इनको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यहाँ मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं। इसका क्षेत्रफल 1084 हेक्टेयर है। इससे जैव विविधता बढ़ेगी। फिर हिमाचल ने ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक मांग की खेती शुरू की है। औद्योगिक भांग की खेती, सॉरी मांग नहीं, यहाँ पर भांग है, सॉरी बोलने में गलती होगी। औद्योगिक भांग की खेती शुरू की है किसने? हिमाचल ने, ग्रीन टू गोल्ड पहल से। अब इसे नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से उगाया जाएगा। हेम्प का उपयोग दवाइयों, कपड़ा, कागज, पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। फिर भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए। मिताली राज के बाद ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय है और पूरी दुनिया में ये चौथी महिला है। उनके अंतर्राष्ट्रीय रन है 10,053। फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसमें सेना को पिनाका रॉकेट व ड्रोन सिस्टम, नौसेना को टग बोट व संचार उपकरण और वायुसेना को स्पाइस 1000 अस्त्र, MK2 मिसाइल सिमुलेटर मिलेंगे। कितनी? 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। फिर देश में इस साल ATM घटे और बैंक शाखाएं बढ़ी है, क्योंकि ATM घटने का कारण है डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। 2025 में 2,51,057 ATM एक्टिव है। व्हाइट लेबल ATM गैर बैंकिंग कंपनियां संचालित करती है। इन पर किसी एक बैंक का नाम नहीं होता। व्हाइट लेबल ATM क्या होते हैं? ये गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा संचालित होता है और इन पर किसी एक बैंक। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंक शाखाओं की संख्या 2.8% बढ़कर 1.64 लाख हो गई। ये RBI की रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया बैंकिंग इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 की रिपोर्ट है। फिर वर्ड ऑफ द डे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह देश की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। इसका काम है देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना। साथ ही यह कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन, सीमा पार नेटवर्क, संगठित अपराध और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले मामलों पर जांच करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। 2009 में जो 26/11/2008 का आतंकवादी हमला था उसके बाद में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। गृह मंत्रालय ने हाल ही में IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को NIA के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। कौन है? राकेश अग्रवाल। फिर अगली न्यूज है निर्यात में वृद्धि के लिए 4,531 करोड़ रुपए की एक नई योजना सरकार ने शुरू की है। सरकार ने निर्यातकों को दुनिया भर के बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए 4,531 करोड़ रुपए की बाजार पहुंच समर्थन योजना शुरू की है, ताकि जो अमेरिकी सरकार के द्वारा लगाए गए जो ट्रम्प टैरिफ है, भारत पर 50% लगे हैं, उनसे निजात मिल सके और भारत के निर्यात है उसमें कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। इसके तहत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदारों से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सहायता दी जाएगी। 2025 से 2031 के बीच ये 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर बंगाल को पहली महिला मुख्य सचिव मिली। पश्चिम बंगाल में नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले हमने 1-2 दिन पहले भी पढ़ा था, अनु गर्ग कहाँ की मुख्य सचिव बनी थी? ओडिशा की, वो भी पहली महिला थी।
और ये भी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, नंदिनी चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल। पहले कौन थे? मनोज पंत, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। पहला राज्य है। इस नियुक्ति के साथ ही बंगाल संभवतः देश का पहला राज्य बन गया जहां मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही महिला हैं। क्या कमाल की बात है, मुख्यमंत्री भी महिला और मुख्य सचिव भी महिला। मुख्य सचिव तो बन गई नंदिनी जी चक्रवर्ती, और मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता है, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। कहाँ कहाँ महिला मुख्य सचिव है? हाल ही में अनुगर को ओडिशा में मुख्य सचिव बनाया गया था, ये हमने पढ़ा था। वे भी इस पद पर पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला है। इनके अतिरिक्त फिलहाल कर्नाटक में डॉक्टर शालिनी रजनीश महिला मुख्य सचिव है। डॉक्टर शालिनी रजनीश कहाँ पर? कर्नाटक में। फिर अगली न्यूज है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, इनका देहांत हो गया था, ये हमने पढ़ा था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। ढाका में संसद भवन के पास इनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष विमान से ढाका पहुंचे। ढाका में उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाद सादिक से। किससे? अयाद सादिक से भी मुलाकात हुई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के किन्हीं बड़े नेताओं ने आमने सामने मुलाकात की है। मई में जो सैन्य तनाव हुआ था। तारिक रहमान है जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उनको भी पीएम मोदी की तरफ से शोक पत्र सौंपा गया है। फिर अगली न्यूज है, अंतरिक्ष से धूप लाने का सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट क्या है? 2026 में एक ऐसा अंतरिक्ष प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या है कि अमेरिकी स्पेस स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल सनलाइट ऑन डिमांड प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट भेजने जा रही है जिनमें बड़े रिफ्लेक्टिव मिरर लगे होंगे। ये दर्पण सूरज की रोशनी को चुने हुए हिस्सों तक भेजेंगे 2026 के शुरुआत में। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे? रात या धुंध वाले इलाकों में अस्थायी रोशनी होगी, आपदा रेस्क्यू, रिमोट ऑपरेशंस में मदद, डिफेंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग, सोलर पैनलों को अतिरिक्त रोशनी देकर ऊर्जा सहयोग। वैज्ञानिक सशंकित क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाली रोशनी की तीव्रता बहुत कम होगी। इतनी रोशनी से व्यावहारिक बिजली बना पाना मुश्किल है। इससे रात का प्राकृतिक अवकाश खराब होगा। हजारों सैटेलाइट से स्पेस डिब्रीज का खतरा बढ़ सकता है। फिर है, इजराइल की एक 250 करोड़ रुपए की योजना है, ये मंजूर हुई है। मणिपुर मिजोरम के बनई मेनाशे लोगों की इजराइल वापसी होगी और इस साल 1200 जाएंगे। मणिपुर और मिजोरम में बसे हैं बनई मेनाशे समुदाय, जो जनजाति समुदाय है, उनके 5800 लोगों को इजराइल वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि इजराइल सरकार ने भी कहा था और इन लोगों की भी यही डिमांड है। ये 250 करोड़ रुपए की योजना है। 2026 तक भेजे जाएंगे 1200 और 2030 तक घर वापसी का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा यह समुदाय खुद को बाइबिल की 10 खोई हुई जनजातियों में से मेनाशे का वंशज मानता है। मेनाशे का 2700 साल पहले असीरियन निर्वासन के बाद वे पूर्व की ओर बढ़े और अंत में भारत में बस गए। इसके पीछे एक और कारण है, मणिपुर की जातीय हिंसा की त्रासदी, ये भी बताई जा रही है। ये इजराइल ने 1950 के दशक में दुनिया भर में यहूदी जड़ों की खोज शुरू हुई थी। इसके तहत 2005 में इजराइल के मुख्य रबी शेलोमो अमर ने यहूदी परंपराओं का पालन करने वाले इस समुदाय को धार्मिक मान्यता दी। इजराइल इसे धार्मिक पुनर्मिलन मानता है। इसके अलावा उसकी योजना इस समुदाय को गलील क्षेत्र में बसाने की है, जिससे उसकी उत्तरी सीमा मजबूत होगी। ऐसे में आस्था, सुरक्षा और रणनीतिक अहमियत की संभावना के कारण बनई मेनाशे को प्राथमिकता दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण जियोनिस्ट फैसला माना है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। फिर सुजस बुलेटिन पे चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने श्रीमान गिरिराज जी महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा की। श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। श्रीनाथ जी मंदिर गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। डीग में मंदिर है, वहां पर पूंछरी का लोठा मंदिर है,
ये भी दीघ में ही स्थित है। गृह राज्य मंत्री कौन है? जवाहर बेगम। फिर अगली न्यूज है, आपराधिक प्रकरणों में दोषी 2 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर हाथों हाथ फैसले दिए। अनुशासनात्मक मामलों में प्रदेश में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था लागू हो गई है। कौन कौन सी? वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था। फिर आगे यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अभी एक उपभोक्ताओं को लाभ की यहाँ पर बात की गई है। वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली को यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी अपार्टमेंट कॉलोनी या संस्थान के पास स्वयं की छत नहीं है अथवा सीमित स्थान है, तो वे किसी अन्य स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का लाभ अपने अपने मीटरों में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल नेट मीटरिंग। फिर ग्रुप नेट मीटरिंग है। इसमें उपभोक्ता एक स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो उससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र के तहत आने वाले उसके अन्य कनेक्शनों में समायोजित किया जा सकता है। इसमें उपभोक्ता एक स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो उससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र के तहत आने वाले उसके अन्य कनेक्शनों में समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता के पास घर, दुकान, ऑफिस अथवा अन्य कोई संस्थान एक स्थान पर सोलर संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का उपभोग अपने अन्य स्थानों के विद्युत कनेक्शन भी कर सकता है। इसका सर्वाधिक लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को होगा जिनके कई संस्थान हैं और वहाँ उनके अलग अलग बिजली कनेक्शन हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, चैरिटेबल संस्थान आदि। उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा? विशेषकर रेस्को मॉडल है, उसमें अधिभार सामान्य ओपन एक्सेस दरों की 50% पर होगा और घरेलू उपभोक्ताओं को सभी तरह के शुल्कों से पूरी तरह छूट होगी। घरेलू के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को भी कई शुल्कों से राहत मिलेगी। फिर अन्य परीक्षण शुल्क वगैरह और भी को बहुत सारे शुल्क है, उनसे भी लाभ मिलेगी। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की थी, जिसमें रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के साथ साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग के प्रावधान शामिल किए गए थे। फिर है अगले पेज पर सूजस बुलेटिन के न्यूज है। नया वर्ष प्रदेश के लिए उम्मीदों का नया सूरज लाया है। ऊर्जा संकट से ऊर्जा सरप्लस की ओर बढ़ रही है। सूर्य के प्रकाश को प्रदेश का ऊर्जा प्रदर्शन बदलने का जरिया बनाया गया, क्योंकि 330 दिन यहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 2 सालों में दोगुनी हो चुकी है। 2 साल में 18,000 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ी है। सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है? स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है 35,910 मेगावाट। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का 27%। बीते 2 वर्षों में राज्य की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। भूमि पर लगी देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से 31,000 मेगावाट का योगदान राजस्थान का है। प्रमुख सोलर हब के रूप में राजस्थान उभर रहा है। फिर पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर योजना में भी राजस्थान की दाख रही है। 2 साल में पीएम कुसुम में स्थापित ऊर्जा क्षमता है वो 122 मेगावाट से बढ़कर 2629 मेगावाट हो गई है। कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी के तहत प्रदेश की गांव डाणियों में 2629 मेगावाट क्षमता से अधिक की ग्रिड कनेक्टेड 1201 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। कंपोनेंट ए के तहत 478 मेगावाट क्षमता के 368 प्लांट और कंपोनेंट सी में 2151 मेगावाट क्षमता के 833 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। कंपोनेंट ए में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है। फिर पीक ओवर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा उम्मीद की किरण बनी है। प्रदेश में पीक ओवर्स में अब तक अधिकतम डिमांड 19,165 मेगावाट की रही है, जो 2030 तक 25,048 मेगावाट की हो जाएगी। बीकानेर के पुगल में 6,400 मेगावाट ओवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? बीकानेर के पुगल में 2450 मेगावाट का।
नवंबर 2027 तक पीक ओवर्स की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राज्य सरकार का 2030 तक का लक्ष्य 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य है। फिर 150 यूनिट बिजली निःशुल्क बिजली योजना से और बचत बढ़ेगी। अक्टूबर माह में पंजीकरण शुरू होने के अब तक 2,69,000 से अधिक उपभोक्ता 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना से जुड़ने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 17,000 रुपये की राज्य सब्सिडी हस्तांतरित की जा रही है। राज्य सब्सिडी की यह राशि पीएम सूर्य घर योजना में दे अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त है। तो यह बात भी अपने को ध्यान रखना है। पीएम सूर्य घर योजना में 78,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी है अधिकतम, जबकि राज्य सरकार 17,000 रुपये की अलग से सब्सिडी देती है। घर की छत पर बन रही बिजली, बढ़ रही बचत। पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। 481 मेगावाट क्षमता के अब तक प्रदेश में 1,20,162 रूफटॉप सोलर संयंत्र पीएम सूर्य घर योजना में लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक कुल 1,948 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। फिर पीएम सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को 824 करोड़ रुपए की केंद्रीय सब्सिडी भी वितरित की जा चुकी है। पीएम कुसुम योजना से 2,83,000 किसानों को दिन में बिजली। तो ये डाटा है ऊर्जा से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। 22 जिलों को दिन में मिल रही है बिजली और 2027 तक सभी जिलों के किसानों को मिल जाएगी। पीएम कुसुम योजना के सभी कंपोनेंट से 2,83,000 से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। और पिछले 2 सालों में पीएम कुसुम कंपोनेंट बी में 58,361 सोलर पंप सेट की स्थापना हुई है और सस्ती सौर ऊर्जा मिलने से किसानों की डीजल पंपों पर निर्भरता कम हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूजस का पेज है, ऊर्जा से संबंधित सारे तथ्य महत्वपूर्ण दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 इंपॉर्टेंट समिट है, पेपर में 100% पूछा जाएगा। 4 से 6 जनवरी तक जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन होगा। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में 4 से 6 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। प्रमुख आंकड़े, इसमें 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। कितने? 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। 100 वक्ता होंगे, 50 सत्र होंगे, 500 निवेशक, 100 स्टार्टअप पिच और 300 प्रदर्शक। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख वक्ता स्मृति ईरानी, डॉक्टर विजय चौथाई वाले, और ये दिया हुआ है सब कुछ इनके नाम, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के दौरान ही राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, जो 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी यात्रा का हिस्सा है। 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होगी इंडिया एआई इम्पैक्ट। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रदेश के एआई संचालित नवाचारों को प्रदर्शित करना, हितधारकों से संवाद करना और एआई संचालन से जुड़ी कार्य योजना के संबंध में सिफारिशें करना है। इसमें स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदार एआई उत्पादों, प्लेटफॉर्म्स तथा समाधानों का प्रदर्शन करेंगे। तो ये है राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में 4 से 6 जनवरी को। ग्लोबल समिट है, ये 10वां समिट है टाई का, टाई ग्लोबल समिट होस्टेड बाय द राजस्थान। तो ये 10वां समिट है जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में हो रहा है, होगा 4 से 6 जनवरी को। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।